हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपकी कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का 1 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस इस वीडियो से आपका 15 नंबर जो है कंप्लीट होने वाली। तो वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी इकाई 1 और इकाई 2 का जो क्वेश्चन है पिछली वीडियो के माध्यम से बता रखे हैं। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली आपका इकाई नंबर 3 पर। इन सब का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल है, वो जाकर के जरूर देख लेंगे ताकि इसकी आपको करेक्ट आंसर जो है पता चल पाए और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो हम लोग ये रहा इकाई 2 का भी क्वेश्चन जो है बताया जा चुका है। इसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में भेज दिया गया है, तो उससे आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। फिर आपको जो है इस वीडियो पर हम लोग को कहाँ से देखेंगे, इकाई नंबर 3 से। ठीक है, तो ये रहा हमारा इकाई नंबर 3, यहाँ से होती स्टार्ट। तो चलो देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को इसमें भी बारी बारी से। इकाई 3 इस पर देखो, अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन की उत्पन्न यहाँ से है, इस पार्ट से है। तो इसमें प्रश्न पहला बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें पहला क्या बोल रहा है कि एथिनोइक अम्ल का सूत्र आपको लिखना है। तो एथिनोइक अम्ल की सूत्र जो है करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगी, सी इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते इस पर प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन होती है, OH एल्कोहल। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। तो 8 से 10% विलयन को हम लोग सिरका कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते इस पर प्रश्न क्रमांक 4, अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने पर कौन सा मानव तंत्र प्रभावित होता है। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में एथेनॉल को सेवन कर लेते, उसको ग्रहण कर लेते, तब आपका कौन सा जो अंग है आपके शरीर का वो प्रभावित होगा। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। फिर प्रश्न क्रमांक 5, शुद्ध एल्कोहल जिसमें जल नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है। तो परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6, एसिटिक अम्ल जब सांद्र H2SO4 और एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करता है तब क्या बनता है, उसको बताना है। तो इसकी करेक्ट जो उत्तर है वो हो जाएगी एस्टर बनता है। ठीक है। फिर 7, एल्कोहल का अधिक प्रयोग मृत्यु का कारण बन सकता है क्योंकि यह हानि पहुंचाता है। ये किसको हानि पहुंचाता है, यकृत को हानि पहुंचाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते आपका प्रश्न क्रमांक 8 आपके स्क्रीन पर है। यह दृढ़ प्लास्टिक होता है जिसके उपयोग रेनकोट, प्लास्टिक पाइप, हैंडबैग आदि बनाने में किया जाता है। किस प्लास्टिक का, तो इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अचार चटनी में सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है। किनका उपयोग करते हैं भाई, इस पर हो जाएगी एसिटिक अम्ल का। क्लियर है। फिर प्रश्न क्रमांक 10, टेफ्लॉन बहुलक है, किसकी बहुलक है, आपको करेक्ट आंसर जो है टिक करना है। तो इस पर आप लोग लिखेंगे टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है। फिर एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होती है, तो इसकी OH हो जाएगी। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 12, साबुन झाग उत्पन्न करते हैं किस पर, मृदु जल के साथ। तो इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी मृदु जल के साथ। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र आप लोग ध्यान देंगे, मेथेनॉल का रासायनिक जो सूत्र होता है CH3OH होता है। फिर मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, तो मेथेनोइक अम्ल का HCOOH होता है। क्लियर यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते आपका प्रश्न क्रमांक 15, प्राकृतिक बहुलक है इसमें से कौन सा, तो इसकी उत्तर हो जाएगी सेल्यूलोज। फिर 16, एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में रेडिएटर में उपयोग किया जाता है। जो एंटी फ्रीजिंग के रूप में रेडिएटर में किसको उपयोग किया जाता है, तो इसकी करेक्ट जो उत्तर हो जाएगी एथिलीन ग्लाइकॉल को। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 17, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस विधि से किया जाता है। तो एथेनॉल का जो है औद्योगिक उत्पादन किडवन विधि से किया जाता है। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 18, PVC। ठीक है, PVC का एकलक कौन सा है, तो PVC का एकलक है विनाइल क्लोराइड। फिर 19, खालिस्तान रंगहीन एल्कोहलिक गंध वाला द्रव्य है। तो इस पर इसकी उत्तर हो जाएगी मेथेनॉल, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर इस पर हम लोग रिक्त स्थान देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता तो आपकी गलती होने की चांसेस सबसे ज्यादा रिक्त स्थान में होती है ना। तो यहाँ पर देखेंगे HCOOH का IUPAC नाम क्या होगा, तो इस पर लिखेंगे मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। फिर पॉलीथीन खालिस्तान का बहुलक है, तो पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है। फिर एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो किडवन विधि द्वारा लिखेंगे। फिर इसकी 4th की आंसर जो है करेक्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको इसमें मेंशन नहीं किया गया। फिर 5th वन देखते हैं, अल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने पर खालिस्तान बनता है। तो
इस पर लिखेंगे एथेनोइक अम्ल बनता है, एथेनोइक अम्ल बनता है। छठवां, विघटित न होने के कारण, विघटित न होने के कारण मानव जीवन तथा पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। कौन भाई? इस पर लिखेंगे आप लोग पॉलीथीन। ठीक है। फिर अंकुरित जौ द्वारा प्राप्त एंजाइम जो है क्या का एंजाइम कौन सा है? तो इमाइलेज। ठीक है, क्या लिख लेंगे? इमाइलेज इसकी करेक्ट उत्तर जो है हो जाएगा। फिर खालिस्तान संश्लेषित संघनन बहुलक है, तो इस पर लिख सकते हैं आप लोग नाइलॉन। ठीक, नाइलॉन इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। फिर नौवां, अम्ल एवं एल्कोहल की क्रिया से खालिस्तान बनता है, तो अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से आपका एस्टर बनता है और इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। पेट्रोल तथा एथेनॉल का मिश्रण खालिस्तान कहलाता है, तो एथेनॉल ब्लेडिंग कहलाता है। ठीक है, एथेनॉल ब्लेडिंग आप लोग इस पर लिख लेंगे। अगले अध्याय पर चलते हैं, आपके अध्याय नंबर 17 दैनिक जीवन में रसायन। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कपड़े को विरंजित करने के लिए उपयोग किसका किया जाता है? तो आप लोग का जो फर्स्ट है CaOCl2 वो जो करेक्ट उत्तर हो जाएगी। फिर दूसरा, साबुनीकरण की प्रक्रिया में जंतु वनस्पति वसा से विघटित होती है, तो क्षार लिख सकते हैं इस पर। फिर तीसरा, साबुन के मिसेल निर्माण में जल में विलेय भाग कौन सा होता है? तो COO वाला जो है इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर चौथा, कांच में क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो हरा रंग प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है कब? जब पानी अवशोषित करते तब। फिर छठवां, रासायनिक पदार्थ जो जल को रोगाणु मुक्त करते हैं, तो कौन सा है भाई जो जल को रोगाणु मुक्त करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 2 CaOCl2 इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है आ गई है। प्रश्न क्रमांक 7वां, कैल्शियम व मैग्नीशियम के किन लवणों के घुले होने से जल में स्थायी कठोरता जो है उत्पन्न होती है? तो इसकी उत्तर जो हो जाएगी क्लोराइड। ठीक है। फिर 8वां, विरंजक चूड़ को वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस निकलती है? तो विरंजक चूड़ को जब हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उससे क्लोरीन गैस जो है बाहर निकलती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग का प्रश्न क्रमांक 9वां की ओर। देखो इस पर क्या दिया हुआ है आप लोग को, कांच उत्पादन में रंग उड़ाने के लिए कौन से पदार्थ मिलाया जाते हैं? तो इसकी आंसर जो है नहीं हो पाई थी। फिर 10th देखते हैं आप लोग, नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए मिलाया जाता है, तो नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है। क्लियर है। फिर इस पर देखते हैं, कांच का रासायनिक सूत्र है, इसकी करेक्ट फर्स्ट जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगी। फिर 12वां आपकी स्क्रीन पर आ गई है। देखो क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है उसको लिखना है, तो विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीलोक्लोराइड होती है। ठीक है। 13वां, कांच का रंग पीला किस रासायनिक पदार्थ को मिलाने पर होगा? अगर कांच को हमें पीला करना है तो उसकी आंसर हो जाएगी कैडमियम सल्फाइड, मतलब फोर्थ वाली जो आंसर है वो करेक्ट उत्तर है। ठीक है। फिर 14 नंबर पर चलते, 14 नंबर की क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम की किन लवणों के कारण होती है? तो इसकी उत्तर हो जाएगी क्लोराइड और सल्फेट लवण की वजह से वो होती है। प्रश्न क्रमांक 15वां, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के खालिस्तान लवण होते हैं, तो इसकी उत्तर हो जाएगी सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। इस पर क्या बोला जा रहा है आप लोग ध्यान देंगे, कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन गैस निकलती है। ठीक है। फिर 13, खाने का सोडा गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो अगर खाने की सोडा को हम लोग गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर प्रश्न क्रमांक 18वां, कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका की क्रिया से क्या बनती है? तो कैल्शियम सिलिकेट बनती है। ठीक है। फिर 19 देख लेते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 19, बेकिंग पाउडर किन पदार्थों का मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर जो है खाने का सोडा व टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। फिर इस पर देखो, सिंदूर का रासायनिक सूत्र, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है HGS। ठीक है, ये हो जाएगी। फिर उचित संबंध देखो, इस उचित संबंध को आप लोग करके देखेंगे, इसको नहीं किया गया है इसमें। ठीक है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खालिस्तान गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जब हम लोग किसको, जिप्सम हो जाएगी इसका उत्तर। ठीक है। जिप्सम को क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। खालिस्तान का उपयोग जो है साबुन, कांच और कागज उत्पादन में किया जाता है, तो इस पर लिखेंगे आप लोग धावन सोडा लिख लेंगे। क्लियर है, धावन सोडा।
फिर जल एक सार्वत्रिक क्या होती है, विलायक होती है, तो इसकी उत्तर पर क्या हो जाएगी, विलायक। फिर खालिस्तान उपयोग बेकरी उद्योग से होता है, तो इष्ट क्या लिखेंगे इस पर, इष्ट उपयोग, उद्योग उपयोग जो है, ठीक है। फिर पांचवा, नमक के दो प्राकृतिक स्रोत लिखना है, तो समुद्री जल और समुद्री जीव जंतु, ये हो जाएगी इसकी आंसर्स, ठीक है। फिर लास्ट दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कांच को टूटने से बचाने के लिए धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो अभितापन लिख सकते हैं इस पर, ठीक है, देख सकते हैं। फिर कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के विरंजन में क्या उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट इकाई नंबर 4 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिस पर अध्याय 3 और 18 आने वाला है। इस पर सिर्फ खालिस्तान है, ठीक है। थर्मामीटर खालिस्तान मापक यंत्र है, तो इस पर लिखेंगे ताप मापक यंत्र है, ताप हो जाएगी इसकी उत्तर। दूसरा, उष्मा का एसआई मात्रक होती है, तो उष्मा की एसआई मात्रक क्या होती है, जूल लिख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी यहाँ से देख सकते हैं। फिर थर्ड, 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान फ़ारेनहाइट में, तो उसको फ़ारेनहाइट में आपको बदलना पड़ेगा, तब उसकी आंसर जो आएगी 77 डिग्री सेल्सियस आप लोग लिख सकते हैं। फिर फ़ारेनहाइट पैमाने में न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो 32 लिखेंगे आप लोग, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर इस पर बोल रहे हैं कि फ़ारेनहाइट का अधिकतम मान तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी उत्तर हो जाएगी। क्लियर। फिर आगे बढ़ लेते हैं, आपका प्रश्न क्रमांक 6वां की ओर, निम्न में से ऊष्मा का कुचालक कौन सा है, जिसमें मतलब ऊष्मा नहीं चलती है, तो रबर पर ऊष्मा, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग। फिर इस पर देखो, ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकर्ण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगला पूछा जा रहा है कि परम शून्य ताप का तापमान कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस में, अगर सेल्सियस में लोगे तो इतनी उसकी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऊष्मा संचरण को चालन विधि में ऊष्मा खालिस्तान द्वारा संचारित होती है, तो कणों के द्वारा, इसकी आंसर आप लोग लिख लेंगे। ऊष्मा धारिता की इकाई क्या होती है, तो जूल लिखेंगे आप लोग। फिर इस तरीके से जूल प्रति केल्विन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, जूल प्रति केल्विन, ठीक है। फिर लास्ट, ऊष्मा धारिता का मात्रक क्या होती है, तो जूल प्रति किलोग्राम इस पर हो जाएगी, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकाई नंबर 4 से। अगला इकाई देख लेते हैं आपका इकाई नंबर 5 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। ये आपकी लास्ट इकाई होने वाली, क्योंकि वीडियो में हम सिर्फ इकाई 3, 4 और 5 तीनों को ही देखने वाले, बाकी जो है आपका नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितना होगा, तो फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर होगा, फॉर्मूला में रखोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 आपकी स्क्रीन पर आ गई है, क्या बोल रहे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है क्या होती है, अनंत, इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 4, परावर्तन नियमानुसार बराबर होते हैं कौन सा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न क्रमांक 5 पर क्या बोल रहा है कि अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपवर्तित रहती, तो आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है अपवर्तित रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यूजफुल तभी होगा आपके लिए जब आप लोग इसका प्रैक्टिस जो है अच्छे से करेंगे, ठीक है। और एक चीज और है, जो भी निचोड़ सीरीज नहीं देखी तो वहां से क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं। आप पढ़ाई तैयारी हो गए तो एटलीस्ट उससे बैठ करके प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और कौन सी सब्जेक्ट है, कौन सी टॉपिक पर वीडियो आनी बाकी है उसको कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।